छींक मारने वाली बहू। संगीता सुबह सुबह नींद से जागती है और जागते ही जोर जोर से छींक मारने लगती है। आच्छू! आच्छू! उसके छींकने की आवाज सारे घर में फैल जाती है, जिसके चलते उसका भाई निखिल नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ देखो, सुबह सुबह अलार्म स्टार्ट हो गया, अब ये छींक छींक कर सबको जगा देगी। संगीता अपनी छींक को रोक ही नहीं पाती और वो छींकती रहती है, जिसके बाद निखिल को नींद ही नहीं आती और वो नींद से जाग जाता है। वहीं संगीता भी थोड़ी देर छींकने के बाद शांत हो जाती है। हे भगवान, मैं और मेरी छींक तो कभी रुकती ही नहीं। जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। संगीता जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में कदम रखते ही वो छींकना शुरू कर देती है, जिसके बाद ऑफिस के कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, हे भगवान, सुबह सुबह ही छींक रही है, अब पता नहीं क्या अनहोनी होगी। ये और इसकी छींक तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आखिर संगीता को इतनी छींक क्यों आती है यार? तभी संगीता की दोस्त रुचिका उसके पास आती है और कहती है, अरे यार संगीता, तू अपनी इन छींकों का कोई इलाज क्यों नहीं करवाती है? मैं क्या करूँ, ये तो बचपन से ही ऐसी है। मैंने कई डॉक्टर को दिखा लिया है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहकर बेचारी संगीता का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने केबिन में काम करने लगती है। तभी उसके केबिन में एक सुंदर सा और स्मार्ट सा लड़का आता है, जिसे वो देखती ही रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, कितना स्मार्ट और सुंदर लड़का है। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए। तभी नूपुर उससे कहता है, मुझे यहाँ पर बॉस ने भेजा है, कहा है कि तुम मुझे सारा काम अच्छे से सिखा दोगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। नूपुर कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो संगीता से काम सीखने लगता है। देखते ही देखते संगीता उसे सारा काम बता देती है। ऐसे ही अब हर रोज संगीता और नूपुर एक साथ केबिन में बैठा करते थे। देखते ही देखते नूपुर को संगीता पसंद आने लगती है, लेकिन वो सुबह शाम कभी भी एकदम से छींक देती है, जिसकी वजह से पूरा ऑफिस और उसके घर के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। लेकिन नूपुर को वो फिर भी पसंद थी। देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचने लगे। मैं तुमसे प्यार आच्छू करती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। संगीता और नूपुर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नूपुर शादी करके उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही नूपुर की माँ कौशल्या उसका गृह प्रवेश करती है, संगीता तुरंत छींक मार देती है। आच्छू! आच्छू! अरे बहू, ये क्या? घर में आने से पहले ही तूने अपशगुन कर दिया। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आच्छू! मुझे छींक आती ही रहती है। अरे बहू, इतना भी क्या छींकना कि तू शगुन वाले काम पर भी छींक मार दे। तुझे पता नहीं है, अच्छे कामों से पहले छींक आना अच्छी बात नहीं होती। संगीता कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद कौशल्या उसे अंदर बुला लेती है। शादी के बाद संगीता घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन उसकी छींक मारने की आदत से उसकी सास कौशल्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन नूपुर शाम के वक्त ऑफिस से वापस घर लौटता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है और वो बहुत ही खुशी से अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो मिठाई खाओ, आपको पता है आज क्या हुआ है? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जानती, तू ही मुझे बता दे। अरे माँ, आपको पता है आपके बेटे को प्रमोशन मिल गया है और अब हम लोग ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़े फ्लैट में भी जाएंगे। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और नूपुर को मुबारकबाद देने लगती है। बहुत 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 आच्छू! मुबारक हो नूपुर जी आपको। सत्यानाश जाए तेरा, जब देखो अच्छे मौकों पर छींक मार देती है। अरे जा, चली जा यहाँ से। अरे माँ, क्यों बेचारी को डांट रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? उसको तो ये परेशानी है। हाँ हाँ, ले ले अपनी पत्नी की साइड। मुझे तो पता ही था, शादी के बाद सभी लड़के जैसे अपनी पत्नी के पक्ष में ही बोलते हैं, तू भी उसी तरह बोलेगा। अरे माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही हूँ। कौशल्या उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस परेशानी की वजह से आपके और माँ जी के रिश्ते में दरार आएगी। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। ऐसा कहकर नूपुर अपनी पत्नी संगीता को मिठाई खिलाता है
अगले दिन जैसे ही नूपुर खुशी खुशी नींद से जाग कर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आती है। अरे नूपुर भैया, कल तक तो प्रमोशन तुम्हें मिल रहा था, लेकिन आज ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल बॉस ने तुम्हारी पोजीशन हमारे ऑफिस के रोनित को दे दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पोजीशन को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और पहले मुझे ये पोजीशन देने के बाद बॉस इस तरह इस पोजीशन को किसी और को कैसे दे सकते हैं? नूपुर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी संगीता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। संगीता को देखते ही नूपुर गुस्से से कहता है, देखो चली जाओ अपनी ये शक्ल लेकर यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अजी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक से आप इतने नाराज क्यों हो? नूपुर संगीता से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद संगीता पूरे दिन इस बात से परेशान रहती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से नूपुर उससे नाराज हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन कौशल्या मंदिर से नूपुर की तरक्की के लिए दुआएं मांग कर आती है, जिसके बाद वो संगीता को प्रसाद देने लगती है। आ बहू, ये ले, तू भी प्रसाद खा ले। देखना, मैंने माता रानी से अपने बेटे की तरक्की की दुआ मांगी है और उनके लिए व्रत भी रखा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे बेटे को कहीं अच्छी नौकरी और अच्छा काम मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी। चलो अब हमारे घर के हालात फिर से ठीक ठाक हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए फिर से छींक मार देती है, जिसके बाद कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से से सारी मिठाई फेंक देती है और संगीता से कहती है, तुझे हमारी बात एक बार में समझ नहीं आती? अरे रोज रोज तुझे कहती हूँ दवाई समय पर ले लिया कर। आज ही मैं भगवान से अपने बेटे की तरक्की के लिए दुआ मांग कर आई थी, लेकिन तूने उसे भी अखंडित कर दिया, और वो भी एक छींक से। कौशल्या फिर से संगीता को जली कटी बातें सुना देती है, जिसके बाद बेचारी संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। आखिर मुझे इतनी छींक क्यों आती है? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ? इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही न हुई होती। ये सब नूपुर कमरे के बाहर खड़ा हुआ सुन लेता है, जिसके बाद नूपुर संगीता के पास जाता है और उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छींक आना तो नॉर्मल सी बात है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं बना। मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नूपुर की बात सुनकर संगीता चुप हो जाती है और अपने पति नूपुर को गले से लगा लेती है। जिसके बाद नूपुर बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर से संगीता का इलाज करवाता है, जिसके चलते संगीता छींक मारना बिल्कुल बंद कर देती है। अब कौशल्या भी संगीता के साथ अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। टमाटर उगाने वाली सास बहू। मंजूपुर के छोटे से गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। हरिया खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और इस बार उसकी खेती सही से भी हो पाई थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने खेती करने के चक्कर में कई सारा पैसा उधार भी लिया था और उसे अच्छे से खेती करके उसे चुकाना भी था। हरिया ने इस बार टमाटर की खेती की थी। अरे क्या बात है, टमाटर की खेती तो सही से हो रही है। इसका मतलब इस बार मैं कर्जा सही समय पर चुका दूंगा। ऐसा सोचकर वो अपनी टमाटर की खेती करने के बाद घर लौट आता है। घर लौटने के बाद वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी रेखा से कहता है, अरे रेखा, क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर शाम को जाऊंगा खेती पर। लेकिन घर में तो राशन खत्म हो गया था, जिसके चलते मैंने कुछ भी नहीं बनाया। हे भगवान, वैसे ही इतनी जोर से भूख लगी है। तुम जरा ठहरो, मैं लालू की दुकान से थोड़ा सा राशन लेकर आता हूँ। अरे लालू भाई साहब, मुझे 5 किलो आटा, 3 किलो चीनी और मिक्स दाल दे दो। ए तो पहला का जो उधार पैसा है उसको लौटाओ, उसके बाद हम तुमको यही राशन दूंगा। अरे लालू भाई साहब, हमारी टमाटर की खेती बहुत अच्छी हो रही है। इस बार मैं आपका पूरा का पूरा पैसा चुका दूंगा और साथ में थोड़े टमाटर भी फ्री दे दूंगा आपको। हरिया की ये बात सुनने के बाद लालू उसे राशन दे देता है, जिसके बाद हरिया राशन लाकर रेखा को देता है और कहता है, ये लो रेखा, अब खाने के लिए कुछ बना लो। और ये बताओ, अम्मा कहाँ गई है? अम्मा आती ही होंगी, पड़ोसी की एक औरत को बच्चा होने वाला है, इसलिए अम्मा वहीं गई है।
रेखा की सास एक दाई माँ भी थी और गांव की औरतों के बच्चा पैदा करने में उनकी मदद करती थी। कुछ ही देर में उसकी सास कलावती भी आ जाती है, जिसके बाद रेखा जल्दी से खाना बनाकर अपने पति और अपनी सास को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं और जैसे ही शाम होती है हरिया खेतों की तरफ चला जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार टमाटर की खेती ने अपना रंग दिखा ही दिया। बस भगवान करे इस बार टमाटर की खेती अच्छे से हो जाए। ऐसा कहकर वो अपनी एक खाट बिछाता है और वहीं लेट जाता है। देखते ही देखते जैसे ही रात गुजरती है और अगले दिन जैसे ही सवेरा हो जाता है, हरिया की आंख खुलती है। जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ देखता है, वो हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या गजब हो गया। मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी, वो भी इस नील गाय ने। हे भगवान, ये तो बहुत ही गजब हुआ है। हरिया बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि नील गाय रात भर उसकी खेती तहस नहस कर देती है। अब मैं क्या करूंगा? अभी तो मुझे मुखिया के पैसे उधार चुकाने थे, दुकान वाले को भी पैसे देने थे और भी जो छोटे मोटे लोगों से कर्जा ले रखा था सभी को चुकाना था। वो रोता हुआ घर वापस लौट आता है और घर आकर अपनी माँ कलावती और रेखा को टमाटर की खेती के बारे में बताता है। बहुत गजब हो गया है हमारे साथ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। शुभ शुभ बोलिए जी, कैसी बातें कर रहे हो? भला ऐसी बातें करके आपको क्या मिल रहा है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भगवान पर ही तो भरोसा रखा था, तभी तो ऐसा कुछ हो गया। तभी उसके घर गांव का मुखिया पहुंच जाता है, क्योंकि मुखिया को हरिया के खेती बाड़ी खराब होने की खबर पहुंच जाती है। अरे ओ हरिया के बच्चे, अरे कहाँ छुपा बैठा है, जल्दी से बाहर निकाल। जैसे ही हरिया बाहर आता है, उसके सामने मुखिया खड़ा होता है, जिसे देखकर हरिया का मुंह नीचे हो जाता है। अबे मुंह क्यों लटका रहा है? तूने मुझसे इतना सारा कर्जा तो ले लिया, अब चुकाएगा कैसे? देख, तेरी खेती तो बर्बाद हो चुकी है, अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा मालिक। देख, मैं तुझे केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तूने मेरा पैसा चुकाया नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब तो मुखिया हद ही पार कर देता है। जब भी हरिया उसे नजर आता है, वो अपने गुंडों को भिजवा कर हरिया की खूब पिटाई करवाता है। बेचारा हरिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने पति की ये हालत देख रेखा से रहा नहीं जाता और वो अपनी सास कलावती से कहती है, माँ जी, शादी के समय आपने मुझे बहुत सारे गहने दिए थे, वही दूसरी तरफ मेरी माँ ने भी मुझे कुछ गहने दिए थे। देखिए, ये सब वही गहने हैं, मैंने इन्हें अच्छे से संभाल कर रखा था मेरे पास। एक आइडिया है। बता बहू, तेरे पास क्या आइडिया है? हम इन सभी गहनों को बेचकर खाद लेकर आएंगे, और मैंने YouTube पर देखा था कि कम खाद में अच्छी फसल कैसे उगाई जाती है। लेकिन बहू, हम दोनों अकेले टमाटर की खेती कैसे करेंगे? इस समय तो टमाटर की खेती ही हो पाएगी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना। वैसे आपको मैं बता दूँ, मैंने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है और मुझे अच्छे से पता है कि कम खाद में अच्छी खेती कैसे की जाती है। कलावती अपनी बहू के ऊपर भरोसा करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर टमाटर की खेती करना शुरू करती हैं। दिन रात टमाटर की खेती करने के बाद वो बहुत अच्छी फसल उगाती हैं। देखते ही देखते टमाटर की फसल उगने लगती है, जिसे देखकर रेखा और कलावती बहुत खुश होती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम इस टमाटर की खेती के चलते अपनी सभी परेशानियों को दूर कर पाएंगे माँ जी। हाँ बहू, तूने सही कहा था, कम खाद में भी खेती अच्छी हो सकती है। और फिर मुखिया के जो गुंडे मेरे बेटे हरिया के पीछे पड़े हैं, अब हमें उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। चल बहू, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं माँ जी, आज की रात अपने खेत में ही रुकना चाहती हूँ।
रेखा के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो रात को अपने खेतों में रुक जाती है और आधी रात के समय अचानक से उसे चारों तरफ एक हलचल सी महसूस होती है, जिसके बाद वो देखती है कि मुखिया के कुछ गुंडे खेतों के आसपास मंडरा रहे हैं और वो खेतों में कुछ डालने लगते हैं। रेखा तुरंत अपना फोन निकालती है और वो फोन से उनकी वीडियो शूट कर लेती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को बुला लेती है और उनसे कहती है, देखिए गांव वालों, ये सब क्या हो रहा है। ये जो हमारे गांव का मुखिया है, ये तुम लोगों को कर्जा देता है और उसके बाद तुम सभी लोग उन पैसों को अपनी खेती बाड़ी में लगा देते हो, जिसके बाद मुखिया तुम्हारी खेती अच्छी होने के बाद खेती में कीटनाशक कीड़े छोड़ देता है और ये नीलगाय भी, ताकि तुम सबकी खेती बर्बाद हो जाए और वो तुमसे डबल कर्जा निकलवा सके। ये इसकी चाल है। रेखा की बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग रेखा के साथ मिलकर पुलिस में मुखिया के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। उस दिन के बाद से मुखिया को जेल हो जाती है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहू हरिया के साथ मिलकर टमाटर की खेती करती रहती हैं। कुछ ही समय में टमाटर की खेती से उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गांव की गवार बहू का जादुई दर्पण। 50 वर्षीय मॉडर्न मेनका हॉल में बैठी थी कि डोरबेल की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोलती है, जहां सिद्धांत और उसके बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की खड़ी थी। सिद्धांत, अरे तेरे संग ये लड़की कौन है? माँ, ये आशना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर सिद्धांत की माँ मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शहरी स्वर में कहती है, अरे शहर की सारी लड़कियां मर गई थी क्या, जो तो इस गांव की गवार को उठा लाया? तू तो काम के सिलसिले में पटना गया था ना, साथ साथ इस पिटारे को भी उठा लाया। एक तो इसका भद्दा काला रूप, ऊपर से ये देहाती पहनावा मेरी आंखों में चुभ रहा है। माँ, आशना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब से आपकी बहू भी, समझिए आप। ये कहकर जैसे सिद्धांत आशना के संग कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है, मेनका का छोटा बेटा रोनित सिया नाम की मॉडर्न लड़की से शादी रचाकर चला आता है। हे मॉम, मीट माय वाइफ सिया। है ना सासू माँ? अरे वाह रोनित बेटा, क्या बहू लाया है। देख ले सिद्धांत, ये है सिया। सिया के सामने तेरी इस गवार बीवी का कोई मेल नहीं बैठता। अपनी माँ मेनका का बहुओं के प्रति भिन्न बर्ताव देख सिद्धांत कहता है, आशना के लिए आपके मुंह से अंगारे बरस रहे, वहीं शहर से होने के चलते सिया का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये भेदभाव क्यों माँ? शट अप सिद्धांत, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे और इस बहन जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं मॉडर्न और कहाँ ये गांव की गोरी, ओह नहीं छोरी। अगले दिन सिद्धांत काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद आशना के प्रति सास मेनका, नंद वनीला और देवरानी सिया समेत सभी की जातियां शुरू हो जाती हैं। माँ कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर अब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ। क्यों री गवार की गवार, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अब तक मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? माँ जी, एक सवेरे से तो मैं काम ही किए जा रही हूँ, नाश्ता सिया भी तो बना सकती थी। मैं और नाश्ता बनाऊं? एक्सक्यूज मी, कल ही पूरे 5000 की नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। माँ, आजकल इस देहातन बहन जी की जुबान बहुत जरूरत से ज्यादा चल रही है, सिया भाभी से भी जुबान लड़ा रही है। सुनो गवार की गवार, बिना चूचे पड़ के काम काज कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन। ये कहकर सभी चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक दिन आशना साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर गाय की गुहार सुनकर वो कहती है, भूख प्यास के मारे इस गौमाता का चेहरा कैसे कुमला गया है, इसे कुछ खिला देती हूँ। आशना रसोई घर का रुख करके गाय को खाना खिलाती है। तभी उसकी सास और देवरानी वहाँ आ खड़ी होती हैं। सिया अपनी सास के कान भरती हुई कहती है, देख लीजिए सासू माँ, ये गवार गाय पर मेहरबान होकर भंडारघर को खाली कर रही है। क्यों रे देहाती, मेरे घर का राशन क्या फ्री फोकट में आता है जो इस गाय का पेट भरने में भूखे जा रही है? अब से अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। बेजुबान जानवर की भूख मिटाने के चलते बेचारी आशना खुद भूखी रहकर सांस की जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें सहती है। फिर एक रोज एक बाबा उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सिया सामने से आकर कहती है, कहो कौन हो तुम? भूखा फकीर हूँ बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो। एक भूखे की भूख मिटाओगी तो भगवान तुम्हें बढ़ोतरी देगा।
अरे क्या ये भंडारा बट रहा है यहाँ पे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे लुटेरे ठगी फकीरों को। अब जाओ यहाँ से। सिया को कमरे का रुख करते देख आशना बाबा को रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए बाबा, मैं आपको भोजन देती हूँ। आशना अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है, जिसे खाकर बाबा तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर एक रोज सफाई के दौरान आशना के हाथों एक वॉस गिर जाता है। तभी मीनका वहाँ आकर कहती है, अरे अब क्या आफत मचाया तूने? माफ करना माँ जी, ये गुलदस्ता मेरे हाथों से गिर के टूट गया। ये देखकर मेनका गुस्से में आशना को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसके बाल पकड़कर कहती है, जाहिल गवार, बिना तोड़ फोड़ के एक काम नहीं कर सकती क्या? अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? ना कोई काम काज सही से आता है, ना ही पहनावा ओढ़ावा। 100% सच कहा माँ जी आपने। जब देखो फीकी पुरानी साड़ी पहनकर डोलती रहती है। किसी एंगल से ये इस घर की बड़ी बहू लगती ही नहीं। अरे काहे की बहू, मेरे लिए ये सिर्फ एक बाई है, बाई यहाँ पे। ये सब कुछ सुनकर आशना रोते बिलखते एक शांत सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी सामने से वही बाबा चल कर आते हैं। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया था? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सास मेरे गांव से होने की वजह से मुझसे बेहद ही भेदभाव करती है। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। हमेशा अपनी शहरी बहू का बखान करती है और मुझे धुतकारती है। काश कि मैं भी शहरी सास सज्जा कर सकती। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निवारण है। बाबा अपने झोले से टटोल कर एक दर्पण आशना को देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई दर्पण है। इसे जाकर जैसे ही तुम अपने कमरे की दीवार पर लगाओगी, इस दर्पण का सूक्ष्म आकार विशाल हो जाएगा। तुम इसके आगे बैठकर जिस भी रूप की मांग करोगी वो पूर्ण होगा। मगर सांझ के सूर्यास्त के संग तुम्हारा सुंदर रूप ढलने लगेगा। तब तुम इस जादुई दर्पण के पास जाना, लेकिन स्मरण रहे, बिना अपने रूप को प्राप्त किए इस दर्पण के सामने से मत हटना, वरना ये सदा के लिए टूट कर बिखर जाएगा। आशना जादुई दर्पण को घर लाकर बाबा के कहे अनुसार उसी जैसे ही अपने कमरे में सजाती है। दर्पण बड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई दर्पण, इसी पल मेरे इस गांव के रूप को छीन ले और सुंदर से शहरी रूप में मुझे सजा दे। एकाएक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेज चमक प्रकाशमान होकर उसके रूप में समा जाती है। आशना खुद को स्पर्श करती हुई कहती है, क्या ये सचमुच मेरा ही अक्स है? इस जादुई दर्पण ने तो मेरे रूप की काया पलट ही कर दी। आशना का नया रूप देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है सास के स्वर ने तुझ पर विशेष असर किया है। तेरे इस वेशभूषा से संतुष्ट हूँ मैं। सास के मुंह से अपने रूप की सराहना सुनकर आशना बहुत खुश होती है। जैसे ही सांझ होती है, आशना अपने पुराने रूप के अस्तित्व को ढलता देखकर भागकर कमरे का किवाड़ बंद करके जादुई दर्पण के सामने आकर कहती है, ए जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे शरीर को शहरी सुंदरी रूप प्रदान करो। जादुई दर्पण आशना को सर से पांव तक नए रूप में परिवर्तित करता है। 1 महीने का पड़ाव पार होते ही सिद्धांत घर आकर आशना के नए अक्स को देखकर कहता है, आशना, ये कैसी वेशभूषा पहनी है? सिद्धांत जी, मैंने ये पहनावा अपनी पसंद से नहीं, बल्कि ससुराल और सासू माँ के यातनाओं ने मुझे गांव से शहर की होने पर विवश कर दिया। आशना, मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया था, मगर सभी की चंद बातों से तुमने अपना चेहरा ही बदल दिया। समय गुजरता है। आशना हर सवेरे उठकर जादुई दर्पण के आगे अपना रूप परिवर्तित किया करती थी और सांझ होते ही शहरी रूप ढलता देखकर वो एकांत में अपने जादुई दर्पण के आगे आज कहती है, ऐ मेरे जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे इस कुरूप चेहरे को सुंदर चेहरे में बदल दो। जैसे ही जादुई दर्पण अपना असर शुरू करता है, मेनका के गिरने की आवाज सुनकर आशना अपने अधूरे रूप के साथ उठ जाती है। उसी पल दर्पण टूटकर चूर चूर हो जाता है और आशना का पुराना रूप प्रकट हो जाता है। वो अपनी जख्मी सास को अस्पताल लेकर आती है। कुछ घंटों बाद मेनका बेहोशी से बाहर आती है। सासू माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहू, ये तेरा स्वरूप कैसे बदल गया? सासू माँ, मेरा वो शहरी स्वरूप एक जादुई प्रतिबिंब से बना था। आज उस दर्पण के टूटते ही मैं पुनः भद्दी बहू बन गई। बहू, आंसू मत बहा। आज मैं जान चुकी हूँ, इंसान का आकर्षण नहीं बल्कि स्वभाव ही उसका सच्चा श्रृंगार है। तेरा दिल दर्पण की भांति एकदम साफ है। तू तो सच्चा हीरा है।
शहरी सोच रखने वाली मेनका का नजरिया बदला देख आशना की आंखें भर आती हैं और दोनों सास बहू बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। भिखारिन सास बहू। अरे ठहरो यहीं, कहाँ बड़े चली आ रही हो तुम भिखारिनो? शनाया और मेनका नाम की दो बेबस भिखारन सास बहू बिगड़ी दशा में होटल में घुस रही थीं कि तभी उस 5 स्टार होटल के मुख्य मालिक स्वराज उन्हें देख लेता है और उनके चेहरे को देखकर उखड़ते स्वर से कहता है, तुम दोनों भिखारन सास बहू आज फिर मुंह उठाकर चली आई? अरे बार बार धक्के खाने के बावजूद भी बेइज्जती करने के लिए चली आती हो यहाँ पे? साहब, मेरी सास और मैं बेहद भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाओ पैसे। भिखारन सास बहू को स्तब्ध खड़ा देखकर स्वराज कहता है, पल्ले एक पाई तक नहीं हैं? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस 5 सितारा होटल में कदम रखने की? अरे निकाल कर बाहर फेंक दो इन भिखारन सास बहू को। स्वराज के कहने पर होटल के दरबान उन्हें घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद भिखारन सास बहू अपना टूटा फूटा बर्तन लिए बिरजू समोसे वाले के पास आकर हाथ फैलाए हुए भीख मांगकर कहती हैं, भैया जरा 2 समोसे मिलेंगे क्या? बिरजू उन दोनों भिखारन सास बहू की बिगड़ी दशा देखकर बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर कहता है, अरे दाम दो, समोसा लो। मगर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पता था मुझे, तुम्हारी फटी चरदशा साफ साफ बयां कर रही है कि तुम दोनों सास बहू बड़ी भिखारन हो। अरे भाई, 2 समोसे देने से तुम्हें खास घाटा नहीं होगा। अरे अब तलक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सवेरे सवेरे चली आई भिखारन सास बहू बिना पैसों के हैं? मैं तुमसे अपने समोसे का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। बेचारी 2 रोज की भूखी भिखारन सास बहू पेट की आग बुझाने की खातिर दर दर मारी फिर रही थीं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में भूख उन्हें कूड़ा घर के बाहर लाकर खड़ा करती है। तभी एक शख्स उनकी आंखों के सामने कुछ रोटियां और सब्जी वहां रख जाता है। दोनों एक दूसरे से झूठा बखान करती हुई कहती हैं, अरे बहू, ये खाना तो एकदम सही है, इसे खाकर हम सास बहू का पेट भर जाएगा। भिखारिन सास बहू बहरी तौर पर भले ही खाने को सही जाहिर कर रही थी, मगर दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से सैकड़ों बातें बयान कर रही थीं। हे भगवान, आज हम सास बहू के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ये जानते हुए भी कि ये खाना सड़ चुका है, इसे खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ शायद हमारे ही कर्मों का फल है बहू। भिखारन सास बहू सड़े गले खाने को खाकर फुटपाथ पर ही सो जाती हैं। भिखारन सास बहू की खातिर ये कोई नई बात नहीं थी। वो कभी मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगकर पेट भरती, तो कभी कहीं और जगह से दुत्कारे जाने पर जानवरों को सौंपी गई खुराक को अपना खाना बना लिया करती। समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, आज भी वो भिखारन सास बहू सैकड़ों भिखारियों के बीच साथ पसारे हुए मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तभी भूपति अपने बेटे आरव के संग खाना बांटते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। उन्हें देखकर सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, इससे पहले कि हम भिखारिन सास बहू का इनसे सामना हो, हमें यहाँ से भागना होगा। कल तलक जो सास बहू कूड़े के ढेर में पड़ा खाना उठाकर अपना पेट भर रही थीं, आखिर आज क्यों वो इन 2 शख्स से भागती फिर रही थी? जानने के लिए देखते हैं भिखारन सास बहू की कहानी की एक झलक। नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना, नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना। देर रात के 2 बज रहे थे। नशे में धुत शनाया और मेनका घर आती हैं। उनको ऐसे देखकर भूपति और उसका बेटा आरव बेहद बौखलाते हैं। अरे ये कोई वक्त है घर आने का आप दोनों का? है आप दोनों सास बहू की बुरी आदत से हम बाप बेटे परेशान हो चुके हैं। अरे बेटा, इन समय इन दोनों से बात करना बेफिजूल है, अभी ये नशे में मदहोश हैं। ये कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हुए ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू सिर पकड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। उफ, ये मेरा सर। बहू, लगता है कल किटी पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा ही पी ली थी। तभी दोनों के पति वहां आकर बैठ जाते हैं और ताने भरे लहजे में कहते हैं, अगर कल रात पीने में कमी रह गई हो तो वो अभी पीकर पूरा कर लो। ससुर जी, आप मेरी सासू माँ को क्यों डांट रही हैं? तू चुप कर बहू, एकदम अपनी सास के रंग में रंगी जा रही है। अरे हम दोनों बाप बेटे दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारे पैसे पीने में उड़ाओ।
अरे सोसाइटी में और भी सास बहू की जोड़ी हैं जिनकी मिसालें देते नहीं थकते लोग। आप दोनों के बुरे बिहेवियर से पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई हैं आप दोनों। आरव, ठीक है, चिल पिल। दोनों सास बहू को हंसते हुए देख भूपति कहता है, अरे बंद करो ये विलायती बकैती। जब देखो दोनों सास बहू एक ही सुर में एक दूसरे का बचाव करती हो। ये रुतबा पैसा तुम्हारे पति मेहनत से कमाते हैं, उसे बचाना सीखो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, पैसे कमाना तो पति का परम धर्म है और उन्हें उड़ाना उनकी प्यारी पत्नियों का कर्म है। भूपति और आरव के लाख समझाने पर भी ना तो सास बहू के बर्ताव बदलते हैं, बल्कि हर एक दिन के साथ उनके खर्चीला शौक बढ़ते चले जाते हैं। वो आए दिन लाखों रुपए महंगी शॉपिंग में उड़ाती हैं। एक शाम दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो सास बहू को औरतों के बीच में बैठकर ताश खेलता देख उनके तलवों का गुस्सा सिर पर चढ़ाता है। मेनका, शनाया, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? दोनों सास बहू बस पत्ते ही तो खेल रही हैं। भूपति के गुस्से को देखकर सभी औरतें वहां से अपना रास्ता नाप लेती हैं और भूपति कहता है, अरे औरतों का काम होता है घर को स्वर्ग बनाकर उनको अच्छी तरह से रखने का, मगर तुम दोनों सास बहू ने इस घर को जुए का अड्डा बनाकर रख दिया है। इतने के बावजूद भी सास बहू पर कहां कोई असर पड़ने वाला था। पीने के साथ उन्हें सैकड़ों बुरी लत पड़ चुकी थी, जैसे लॉटरी, ताश, पब इत्यादि। वो हर एक दिन पति का पैसा फूंक कर अपने बुरे शौक को पूरा करती थी। उनके इस बेहिसाब खर्चीलेपन के चलते उनके पति का कारोबार ठप पड़ गया। घर की अवस्था भी दयनीय हो गई। जहां इस अवस्था में सास बहू को पति का साथ निभाना था, उन दोनों ने अपना स्वार्थ साधकर एक रात बचा खुचा पैसा चुराकर घर से भाग चली। उनसे वो सप्ताह भर होटल में रही, मगर पैसे खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ने लगी। सालों ऐशो आराम में रही सास बहू के फुहरेपन ने उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया। शायद ये हम सास बहू को उन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती हैं, उनके पति उनके सामने आ जाते हैं। मेनका, शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों हमें इन हालातों में मिलोगी। जानती हो हमने तुम दोनों को कितना तलाशा, यहाँ तक कि अखबार में इश्तिहार तक दिया, मगर तुम सास बहू की कोई खबर न मिली। चलो घर चलो। भूपति के मुंह पर जाने की बात सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और मेनका कहती है, हम दोनों सास बहू ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? माँ, इंसान गलतियों की मूर्ति है। हाँ, हमें अफसोस तो हुआ था कि जिस स्थिति में आपको हम दोनों ने साथ देने की जरूरत थी, आपने अपना स्वार्थ साधा, मगर ईश्वर की कृपा से वो स्थिति अब संभल चुकी है। आरव, मुझे माफ कर दो, सारी गलती सरासर मेरी है। मेरे ससुराल में आने के बाद से ही मैंने माँ जी को खर्चीले शौक के खातिर बहकाया। आज हमें उसका पछतावा है। सड़क पर रहने वाले भिखारियों के बीच रहकर सास बहू को बड़ा सबक मिल चुका था। भिखारी बनकर जी चुकी बुरी स्मृतियों को भूलकर वो सास बहू नए सिरे से सुनहरी शुरुआत करती हैं और भविष्य में दोनों उस गलती को फिर कभी नहीं दोहराती हैं। गरीब का जादुई शौचालय। गिरधर अपनी पत्नी कंचन और बेटे युगल समेत एक शहर में रहते थे। हाल ही में युगल की शादी मेघना नाम की एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की से हुई थी। युगल के बापू गांव गए कितना अरसा हो गया है। मैं क्या सोच रही थी कि इस बार सभी गांव चलते हैं। अरे मती मारी गई है क्या तुम्हारी? हमारी बहू शहर के तौर तरीकों में पली बड़ी है। तुम इस बात से भली तरह वाकिफ हो कि हमारे गांव में शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू को खुले में शौच जाना पड़े। किसी की निगाह कैसी हो पता नहीं। बोलो भला, हम कौन सा सदा के लिए गांव बसने जा रहे हैं? अगर जब सभी ने वहां ना रहने का मन बना ही लिया है, तो सालों से बंद पड़ा अपना घर और जो जमीन खाली पड़ी है वो बेचकर शहर में ही खुद के मकान की नींव रख दे, तो इस किराए की कुटिया से छुटकारा मिलेगा। आज पहली दफा तुमने सटीक बात कही है। घर का मुखिया होने के नाते सभी गिरिधर की बात मानकर शाम को ट्रेन से करौंधा रवाना होते हैं। कुछ घंटों के पश्चात चारों जंक्शन उतरकर गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। मेघना बहू जल्दी से घूंघट कर ले। नई नवेली बहू को सरेआम चेहरा दिखाकर चलना शोभा नहीं देता। जी सासू माँ। मेघना सर पर पल्लू धरकर चलने लगती है। तभी कंचन बिगड़ते हुए कहती है, अरे दादा, तुम आजकल के जमाने की लुगाइयों को रूप प्रदर्शन करने की बुरी लत पड़ गई है।
हमारे जमाने में बीते भर के घुंघटा का प्रचलन हुआ करता था। उनको गांव में आता देख गांव वाले अपने घरों की चौखट पर निकलकर ताका झांकी करने लगते हैं। मुद्दतों बाद अपने गांव की घर की दहलीज पर लात रखी है, कितना सुकून है यहाँ। दोनों मिलकर घर साफ सुथरा करते हैं और देर रात खा पीकर सो जाते हैं। तभी सवेरे के 4 बजते ही खटखट की आहट से मेघना की आंख खुल जाती है और वो बोल पड़ती है। कमाल है, इतनी तड़के सुबह किसने दस्तक दी? मेघना उठकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि गांव की औरतें हाथों में लोटा लिए खड़ी होती हैं। अरे कंचनिया की पतो, ऐसन निहारत काहे है? हम सबन लोटा पार्टी की औरत हैं, बुला अपन सासू माई के। इससे पहले कि मेघना कुछ समझ पाती, पीछे से उसकी सास दोनों हाथों में लोटा लिए आकर बोलती है। अरे बहू, बुत बनकर क्यों खड़ी है? चल, सवेरा होने से पहले हम औरतों को हल्का होना होगा, वरना फिर खेतों में मर्दों का आना जाना लग जाएगा। मेघना चुप्पी साधकर लोटा उठाए औरतों के झुंड के साथ चल पड़ती है। सभी औरतें थोड़ी थोड़ी अंतराल की दूरी पर शौच करने बैठ जाती हैं, लेकिन मेघना को ये सब बहुत असहज जान पड़ता है। अरे बहुरिया, खाड़ काहे हो? कोनो खाली जगह टिका कर बैठ जा। मेघना खेत के चारों ओर मची हुई गंदगी देखकर नाक सिकोड़कर साफ जगह पर शौच के लिए बैठ जाती है। घर लौटकर वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, क्या गांव की सभी औरतें प्रतिदिन खुले में ही शौच करती हैं? हाँ बहू, सदियों से करौंधा गांव की औरतें खेत खलियानों में ही शौच करती आ रही हैं। माँ जी, खुले में शौच करने से सैकड़ों संक्रमण पैदा होता है। गांव में शौचालय का प्रबंध क्यों नहीं है? औरतों की सुरक्षा के खातिर शौचालय होना बेहद जरूरी है। छोड़ ना बहू, हमें कौन सा यहाँ रहना है, आज है कल शहर लौटना है। खामखा को चिंता क्यों मोलना। शौचालय के प्रति अपनी सास की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मेघना मन में सोचती है, गांव में शौचालय का निर्माण तो मैं करा कर रहूंगी, चाहे इसके खातिर मुझे एड़ी चोटी का जोर ही क्यों ना लगाना पड़े। मेघना बेखौफ होकर गांव के सरपंच के सामने शौचालय की अर्जी रखते हुए कहती है, सरपंच जी, गांव में एक शौचालय का होना बेहद जरूरी है। क्या? शिव शिव शिव, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 2 कौड़ी की शहरी लुगाई, तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में शौचालय स्थापित करने की? बल्कि ऐसी सोच भी मन में लाने की कैसे जुर्रत की तुमने? ये गांव मेरे इशारों पर चलता है। करौंधा गांव की जमीन पर कोई शौचालय नहीं बनेगा। अरे, कैसी घिसी पिटी सोच है आपकी? एक शौचालय के निर्माण से क्या आफत आ जाएगी? वैसे तो आप सभी जन बहू की सूरत को गज भर के पर्दे में ढककर रखते हैं, लेकिन उसके गुप्त अंगों का खुलेआम प्रदर्शन शोभा देता है क्या? अगर ये कुरीतियों का प्रचलन यूं ही चलाना है तो उतार फेंकिए मैली कुचैली इज्जत का ये चोला। खुले में शौच करना औरतों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, साथ ही इससे बहने वाली स्वच्छ हवा भी दूषित होती है। मेघना का करारा जवाब शौचालय के प्रति रूढ़िवादी गांव के निवासियों का भद्दा नजरिया बदल कर रख देती है, जिसके बाद सरपंच कहता है, शौचालय बनाने में काफी पैसा लगेगा। गांव के गरीब लोगों की दुर्दशा देखकर तुम्हें लगता है कि ये सभी अपने घरों में शौचालय बना सकते हैं? किसने कहा कि शौचालय प्रत्येक जन के घरों में होना चाहिए? सभी जन अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, उसमें एक सक्रिय शौचालय आसानी से बन सकता है। लेकिन मेरी एक शर्त है, शौचालय की नींव गांव के बीचों बीच न होकर गांव की सीमा के द्वार के पास हो। सभी जन मिलकर एक शौचालय की नींव रखते हैं, जिसके बाद औरतें निश्चिंत होकर शौचालय में शौच करती हैं और खेत खलियान स्वच्छ रहने लगते हैं, जिसे देख एक रोज जंगल के बीचों बीच देवता प्रकट होते हैं। गांव के निवासी ये देखकर भौंचक के रह जाते हैं। तुम सभी ने बुद्धि से काम लेकर शौचालय का निर्माण किया है, जिससे पर्यावरण बरसों बाद पुनः स्वच्छ हुआ है। इसलिए मैं वन देवता बेहद प्रफुल्लित हूँ। अतः मैं इस गांव को वरदान देता हूँ कि तुम्हारे परिश्रम से बनाया शौचालय जादुई शौचालय में बदल जाएगा। ऐसा बोलकर वनदेव जंगल से ओझल हो जाते हैं। आखिर वन देवता कहना क्या चाह रहे थे? शौचालय में कौन सा जादू संभव है, जबकि शौचालय सबसे गंदनुमा स्थान है। उस रात सभी अपने घरों में गहरी नींद सोते हैं। तभी आधी रात युगल के पेट में गुड़गुड़ होती है। ये अचानक से मुझे हल्का होने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? युगल शौचालय में आकर शौच करते हुए शौचालय की दीवार को निहारते हुए कहता है, पता नहीं वन देवता क्या कहना चाह रहे थे। शौचालय सिर्फ हल्का होने के काम आता है। यहाँ जादू क्या होगा? मानव का गोबर सोना थोड़े ही बन जाएगा।
अचानक एक तेज रोशनी शौचालय की सीट पर प्रकट होता देख युगल सहमकर झटके से उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से बाहर निकलो। सभी आंख मलते हुए अपने घरों से निकलकर जादुई शौचालय का करिश्मा देख स्तब्ध रह जाते हैं। अरे दादा, इत्तो शौचालय के भीतर खड़ा सोने का सिक्का है। अरे एक साथ इतना सोना तो मैंने पहली दफा देखा है। गरीबी से जूझकर आज तक आंचल में चिल्लड़ बांधकर घूमते थे। अब मेरे पल्ले पड़ा कि वनदेव शौचालय के किस जादू की बात कर रहे थे। सवेरे सभी जन एक एक करके शौच करने शौचालय जाते हैं। जादुई शौचालय उनके शौच को सोने में परिवर्तित कर देता है। ये देख सभी बेहद खुश होते हैं। ये गांव सदियों से गरीबी के दलदल में धंसा हुआ था, मगर जादुई शौचालय से आप सभी को ढेरों सोना मिला है। इसे आप सभी जन अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराकर अब से वहीं शौच करेंगे, और जिस किसी को भी धन की आवश्यकता होगी वही जन सिर्फ इस जादुई शौचालय में शौच करेगा। बहुरिया, हम गरीबन की जिंदगी बदले का असली श्रेय तोहके जात है। काहे कि तू अगर शौचालय के निर्माण ना ही करत तो ना वन देवता प्रसन्न होते, न गांव की ई जादुई शौचालय का वरदान प्राप्त होइत। युगल के बापू, अब तो शौचालय की समस्या भी टल गई है, तो क्यों ना हम इसी गांव में रहे। मगर हमारे गांव का ढांचा एकदम पुराना हो चुका है। क्या पता किसी रात हम पर गिर पड़े तो। बाबूजी, आप भूल गए कि अब हमारे गांव में जादुई शौचालय है। ये शौचालय हम जैसे गरीबों की आर्थिक जरूरत को पूरी करेगा। ऐसा सुनकर कंचन शौचालय इस्तेमाल करती है, जिसके बाद शौचालय की सीट सोने में ढलकर उन्हें सोना देती है, जिससे वो नए घर की नींव रखकर अपने पुराने टूटे फूटे घर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। इस तरह जादुई शौचालय से करोंधा के गरीब निवासियों की जीवन पूरी रीति से पटरी पर आ जाती है और सभी हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।